एंड वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे कोल इंडिया स्टॉक के बारे में। फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ साथ ये कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। तो कुछ कंपनियां जो ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करती हैं, बड़ा डिविडेंड अमाउंट पे करती हैं, तो उन कंपनी के स्टॉक्स को हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए। क्योंकि अगर इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एक सही जगह पर, यानी कि करेक्शन के टाइम पर अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये स्टॉक 5 से 6 साल में बिल्कुल फ्री हो जाएगा। क्योंकि ये कंपनी लगातार डिविडेंड पे कर रही है। साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार ये कंपनी लगातार डिविडेंड पे करती आ रही है। तो यानी कि ऐसे स्टॉक्स में सही एंट्री का टाइम क्या हो सकता है? तो अभी आप देखोगे तो हम इसको पहले वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद जब जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आएगा, तब तब हमारी एंट्री बनती है। तो आप देखोगे तो जब जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आया है, वहाँ से फिर हमें अच्छे टारगेट अचीव हुए हैं। ये आप इस स्टॉक में आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल ये प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे है, यानी कि लगभग इस स्टॉक में 25% की करेक्शन हो चुकी है। उसके बाद अगर आप इसको मंथली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, ये प्राइस अभी जो यहाँ पे सपोर्ट था, इस तरीके से रिट्रेस था, इस तरीके से यहाँ पे अब दोबारा भी इसमें एंट्री बन सकती है। तो दोबारा से वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप मूविंग एवरेज 200 यूज़ करोगे, तो आप देखोगे कि मूविंग एवरेज 200 तो काफ़ी दूर है। फिर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दोगे और उसके बाद आप ये तीनों मूविंग एवरेज यूज़ करोगे। ठीक है, सिंपल चीज़ें आप एक बार करोगे ताकि आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे गया तो 200 को भी ब्रेकआउट किया और फिर 300 के नीचे जाके अब कंसोलिडेट कर रहा है। इसको ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन उसके बाद ज़्यादा दूर तक नहीं गया। उसके बाद सिंपल चीज़ आप क्या करोगे, जब प्राइस मूविंग एवरेज 300 को भी ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर हमें गिरावट देखनी होती है कि कहाँ तक हो सकती है। तो फिर उसके बाद हम बैक साइड में बढ़ रहे हैं, तो ये वो जोन है जहाँ पे प्राइस ने काफ़ी टाइम बिताया। तो 1 से 1.5 महीना लगता है यहाँ पर मार्केट ने स्पेंड किया, यानी कि देख रहे हो 2024 में फरवरी तक, तो 1.5 महीने तक प्राइस इस रेंज में रहा। तो ये जो जगह है हमारी बन जाती है। तो अगर हम बात करें इस रेंज की, तो जो है 393 का प्राइस हमारा यहाँ पर हो जा रहा है इंपॉर्टेंट। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो प्राइस आप देखोगे तो लगभग 393 के आसपास ही, 402 के पास, यानी कि यहाँ पे प्राइस आया। तो ये इंपॉर्टेंट जोन हो गया। अब हमारे लिए क्या था कि जब हम क्या डिसीजन लिया था वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, हमने क्या डिसीजन लिए कि प्राइस जब यहाँ पे था मूविंग एवरेज 50 पे, तो हमने यहाँ पे बाइंग किया। तो ये हमारा जो जगह है, ये अब हमारी एवरेजिंग की जगह हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये एवरेजिंग का टाइम हमारा आ गया। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये एवरेजिंग, उसके बाद अगर वीकली टाइम फ्रेम में और ज़्यादा गिरावट होगी, तो हमारी एवरेजिंग फिर जाके 292 यानी कि 300 के पास होगी हमारी दूसरी एवरेजिंग। अगर प्राइस में लगातार गिरावट रहती है, तो मूविंग एवरेज 300 और मूविंग एवरेज 200, इस 2 पॉइंट पे हमारी एवरेजिंग आगे जाके होगी। अदरवाइज हमारी यहाँ पर एंट्री रही रहेगी। ठीक है, तो ये तरीके के डिसीजन लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स में, ये सही एंट्री की चीज़ें यही होती हैं, यही जगह होती है सही एंट्री की। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है। अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में सोच रहे हैं, तो आपको फिर पिवट इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म में आपको इतने शानदार और तगड़े रिटर्न नहीं दे पाएंगे। अब आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर आपको दिख रहा है कि S1 और पिवट लाइन के पास में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब हमारी क्लोजिंग क्या मायने रख रही है? अब हमारी क्लोजिंग है जो 400, ये आपको दिख रहा है कि अभी 424 है। 424 के ऊपर क्लोजिंग आती है, पहला टारगेट 444 का हो जाएगा, दूसरा टारगेट हमारा 483 का हो जाएगा, तीसरा टारगेट 506 का। तो ये टारगेट हमारे जो है सबसे जल्दी हमें अचीव होंगे। ठीक है, तो ये टारगेट अगर अचीव हो जाएंगे तो डिविडेंड तो मिल ही रहा है, और ये स्टॉक आगे चल के फिर हमें और अच्छी परफॉर्मेंस भी देता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इस स्टॉक के फंडामेंटल बहुत ही शानदार है। 37% का रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पर जो गिरावट है वो किस वजह से आई है, गिरावट के पीछे का जो रीज़न है वो है कि इसके जो Q2 के नंबर हैं, यहाँ पर जो अक्टूबर मंथ है, यानी कि सितंबर के बाद से इसके Q2 के जो नंबर हैं उसमें हमें प्रॉफिट और रेवेन्यू शानदार देखने को नहीं मिला है। बस यही रीज़न है कि जो Q2 के नंबर हैं वो इतने अच्छे ना आने की वजह से स्टॉक में थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अदरवाइज ये स्टॉक फिर से हमें शानदार रिटर्न निकाल कर दे देगा। क्योंकि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इस स्टॉक ने शानदार रिटर्न हमें निकाल कर दिए है। 2020 में आप देखोगे तो कोविड के टाइम के बाद से स्टॉक का जो ग्राफ है वो आप आराम से देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।